महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में नए सीएम का ऐलान कभी भी हो सकता है। और यहां पर बात की जाए तो शपथ ग्रहण कब होगी, इसको लेकर बात करेंगे। और सीएम को लेकर जो नया नाम सामने आ रहा है उसके बाद महाराष्ट्र में जो है हैरान करने वाला नाम है, क्योंकि एक यहां पर मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम पर सहमति बन चुकी है। लेकिन बात करेंगे महाराष्ट्र में कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो 3 नामों पर सबसे ज्यादा चर्चाएं रही और तीनों नामों को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस, यहां पर शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे और यहां पर एनसीपी की तरफ से यहां पर अजित पवार। लेकिन पलड़ा किसका भारी है इसको लेकर बात करें तो यहां पर देवेंद्र फडणवीस है या बीजेपी की तरफ से, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें यहां पर हासिल की हैं। लेकिन शिवसेना की तरफ से यहां पर शिंदे सरकार ने जो लाड़की बहन योजना जो बनाई उसका सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर उसका फायदा पहुंचा, जिसके दम पर जो महिला वोट प्रतिशत है वो भी बढ़ा। इस कारण से भी माना जा रहा है कि ये भी एक बड़ा कारण रहा यहाँ पर एक बड़ी जीत की तरफ। इन दोनों नामों पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसके संपूर्ण आंकड़े आपको दिखाएंगे। बात करें यहाँ पर महाविकास अघाड़ी की, तो महाविकास अघाड़ी भी चर्चाएं कर रही कि आखिर उनसे गलती कहां हुई है, क्या यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस था महाराष्ट्र में। यहाँ पर महाविकास अघाड़ी जिसका नुकसान उनको महाराष्ट्र में देखने को मिला है, क्योंकि जिस कार से अगर बात की तो लोकसभा चुनाव में शिवसेना उद्धव गुट ने 9 लोकसभा सीटें, शिवसेना शिंदे गुट ने 7 है, एनसीपी शरद पवार ने 8 और एनसीपी अजीत ने 1 सीट। और यहां अगर बात की जाए तो जिस कार से तैयारी की गई और उसके बाद विधानसभा चुनाव के परिणाम उलट नजर आए। शिवसेना उद्धव गुट ने 21, तो यहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट ने यहाँ पर 55 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की और एनसीपी शरद पवार ने मात्र 10 सीटें, तो एनसीपी अजित पवार ने यहाँ पर 41 सीटें। यानी जनता ने तय कर दिया कि असली एनसीपी और असली शिवसेना कौन है, जो आंकड़े सामने आ रहा है। लेकिन बात करें मुख्यमंत्री को लेकर तो काफी अर्चा है, लेकिन जिस कारण से महाविकास अघाड़ी कई तरह की बातें कर रही है, क्योंकि शरद पवार की एनसीपी को अजित पवार की एनसीपी से 2.28% अधिक वोट मिले। लेकिन जो आंकड़े रहे सीटें वो 10 सीटें शरद पवार की पार्टी, जबकि 41 सीटें अजित पवार की पार्टी के पक्ष में रही। ये चौंकाने वाले सवाल यहाँ पर विपक्ष साधता नजर आ रहा है। कांग्रेस और शिवसेना शिंदे गुट को यहाँ पर जो है वोट परसेंट लगभग समान है, लेकिन यहाँ पर बात की सीटों में जमीन आसमान का अंतर। 16 सीटें यहाँ पर बात किया कांग्रेस, तो वही 57 सीटों पर जो है शिवसेना ने यहाँ पर जीत हासिल की। जबकि उद्धव शिवसेना की अगर बात की जाए तो शिंदे शिवसेना से 2.48% कम वोट मिले, लेकिन जो सीट का अंतर रहा वो 20 विधायक ही जीते और शिवसेना शिंदे गुट के 57 यहाँ पर विधायक जीत गए। ये कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल यहाँ पर जो है विपक्ष पूछता नजर आया है। समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल की महाराष्ट्र में और उनका वोट परसेंट था मात्र 0.38%, जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं। अब बात कर लेते कि आखिर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने जीत क्यों बड़ी हासिल की है, इसके पीछे के भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 2 राज्य ऐसे रहे लोकसभा चुनाव में, जब 4 जून के नतीजे सामने आए तब खराब प्रदर्शन के चलते ही इन दोनों राज्यों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में अपने दम पर बहुमत नहीं दिया। तभी से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और कई राज्यों के उपचुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी थी। तो महाराष्ट्र में बीजेपी 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। 2014 में 112 सीटें, 2019 में 105 विधानसभा सीटें और 2024 में 132 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। ये भी एक अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में जीत हासिल की है। तो यहाँ पर बात की जाए तो सीधी टक्कर में यहाँ पर जो है असली एनसीपी अजित पवार की यहाँ पर चुनावी आंकड़ों में भी साबित हो गई। भाई उपचुनाव में भी अगर बात की जाए तो काफी बड़े उलटफेर देखने को मिले। उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान था, या 80 में से 36 सीटों पर आई भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 में से 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करके उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं एक झटका समाजवादी पार्टी को रहा। भाई महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों में से 17 सीट ही मिली थी यहाँ पर 4 जून को, लेकिन जो विधानसभा चुनाव के नतीजे रहे 230 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करके महायुति एनडीए ने एक बड़ी जीत महाराष्ट्र में हासिल की है। और इसे एक बड़ी जीत महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी भी बता चुके हैं, क्योंकि 1972 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बात की जाए तो ये पहली बड़ी जीत यहाँ पर देखने को मिली है। 2024 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़कर 132 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की और एक बड़ा अंतर उनके लिए रहा। और अगर बात किया तो अब कांग्रेस का जो यहाँ पर गणित है वो यहाँ पर समर्थन नजर आया है। जो अब आंकड़े हैं अगर बात किया तो कांग्रेस 6 राज्यों में सरकार है, 3 राज्यों में अपने दम पर और 3 राज्यों में गठबंधन में है। कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में अपने दम पर, जबकि जम्मू कश्मीर, यहाँ पर झारखंड और तमिलनाडु में वो यहाँ पर गठबंधन में सिमट गए हैं।
तो बात कर लेते हैं कांग्रेस के लिए अच्छी खबर वायनाड से रही, जहां कांग्रेस के लिए यहां पर प्रियंका गांधी ने एक रिकॉर्ड तोड़, यहां पर बात की जाए तो राहुल गांधी 3,64,422 वोटों से जीते थे, तो प्रियंका गांधी ने 4,10,931 वोटों से एक बड़ी जीत है यहां पर लोकसभा सीट पर हासिल की। वही बिहार में यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला, और बिहार में बात की जाए तो अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उसकी लहर और उसकी एक जो तस्वीर है वो साफ हुई। 4 में से 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जीत मिली, जबकि इससे पहले 2 सीटें आरजेडी यानी तेजस्वी के पास थी, लेकिन 2 सीटों का नुकसान यहां पर सीधे तौर पर देखने को मिला। जबकि उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो अखिलेश यादव को बड़ा झटका रहा, यहाँ 9 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और 2 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी को जीत मिली। और यहाँ पर बात की जाए तो 60% मुस्लिम यहाँ पर बहुल्य जो सीट थी, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को 1,43,000 वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार जीते और समाजवादी पार्टी को मात्र 25,511 ही वोट मिले। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है। जबकि मध्य प्रदेश से भी अच्छी खबर कांग्रेस के लिए कि 2 में से 1 सीट पर जो है कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी नहीं, बराबर की टक्कर रही। कर्नाटक में कांग्रेस को 1 सीट का फायदा मिला। तीनों विधानसभा सीटों पर कर्नाटक के लिए जो चुनाव था वहां कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि पश्चिम बंगाल में अगर बात की जाए तो 6 में से 6 सीट पर ही टीएमसी ने जीत हासिल की, और अगर बात किया तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन इस बार सभी सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की। भाई अगर बात किया उपचुनाव के लिए पंजाब से, तो पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी को अच्छी खबर मिली, यहाँ पर 4 में से 3 पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में भी जेएमएम कांग्रेस की सरकार थी, और यहाँ पर बात की जाए तो इस बार एक बड़ी जीत है जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को, यहाँ पर मिली है 56 सीटें और बीजेपी को यहाँ पर मिली है 24 सीटें। इस तरह से बात की जाए तो इस चुनाव में जिस कारण से यहाँ पर विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड का देखने को मिला, उसके बाद माना जा रहा था कि यहाँ पर जिस राज्य में जिसकी पकड़ अच्छी है, जिसकी सरकार है, उपचुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, सीधे तौर पर फायदा उसी को मिला है जो उपचुनाव और अधिकतर सीटों के लिए जो परिणाम देखने को मिले। और एक राज्य की यहाँ पर कड़ी टक्कर में महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस को झारखंड में जीत मिली है। महाराष्ट्र में बीजेपी का ही यहाँ पर मुख्यमंत्री बन सकते नहीं, देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर मुख्यमंत्री रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि समुद्र का पानी उतरता देख मेरे आशियाने पर घर मत बसाने ना, मैं समंदर हूं लौट कर फिर आऊंगा। तो मुख्यमंत्री की सबसे प्रबल दावेदार देवेंद्र फडणवीस ही नजर आ रहे हैं, जो आंकड़े यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।